हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेशनी चैनल पे। यार आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आया हूं, शायद इससे बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है। भले प्रॉपर क्वेश्चन ना पूछा हो, बट सवाल के अंदर इस लॉ को लिखा जा सकता है या इस लॉ को यूज किया जा सकता है या इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बच्चों कुछ लॉज या कुछ स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट आप लोगों को डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कि एक एग्जांपल की बात करता हूं ताकि आप लोगों को एक फार्मूला या डेफिनेशन भी होते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि बता दूंगा कि फार्मूले से भी पता लगता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन है एम आर स्क्वायर, इसको पढ़ना आना चाहिए बच्चों। आपको कुछ देना चाहता है, यह सवाल 2 मार्क के लिए दे सकते हैं। आपको लगेगा कैसे सर? देखो सवाल हो सकता है डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। अब समझ में आना चाहिए कि सम एक्चुअली ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को ऐसा लिखा जाता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश, है ना? ऐसे लिख सकते हो ना, आप लोग लिख सकते हो बच्चों। तो इसको बोल सकते हो सम है, बाद में प्रोडक्ट है, मास ऑफ ईच पार्टिकल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल का है। बस ये 7 यूनिट। मास का होता है केजी, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर। यह 7 यूनिट मिल गया बच्चों। इससे डायमेंशन निकालने हैं, डायमेंशन एम एल टी लिख लो, मास है हाँ, लेंथ है 2 टाइम 0 है। हो गया 2 मार्क का सवाल। मुझे यह बताना है बच्चों कि कभी कभी कुछ फार्मूला आपको बहुत कुछ दे के जाता है, जैसे कि सर पे टेंशन का फार्मूला एफ बाई एल, वहां पे भी सवाल बनता है। मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, 2 मार्क दे सकता है। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, वैसे डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों आज मैं लेकिन आप लोगों को कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या लॉज बोल सकते हो वो देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को एक थोड़ा सा हम लोग पुशअप करना चाहते हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। चलिए बता देते हैं कैसे कैसे करने वाले हैं। जैसे कि पास्कल का लॉ है, ठीक है। अब ये पास्कल का लॉ क्या कहता है बच्चों? जैसे आप लोगों की इसमें डायग्राम देखी होगी, इसमें यह कहता है भाई कि पास्कल लॉ का यह कहना है कि प्रेशर जो है ना वो इक्वली सब तरफ ट्रांसमिट होता है, ऑल डायरेक्शन की तरफ से। बस इतना ही ध्यान रखना। प्रेशर देखो, पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर जब अप्लाइड करते हो आप लोग कोई पॉइंट पे, या इनक्लोज कोई फ्लूइड हो या कोई लिक्विड हो सकता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है ना, एट रेस्ट हो, और वो ट्रांसमिट करता है इक्वली, और वो दिखता नहीं लेकिन होता है भैया, सब तरफ ट्रांसमिट करता है प्रेशर इक्वली। बस यही लॉ है, इस लॉ को आपको थोड़ा सा देखना है, बस इतना याद रखना। लेकिन पास्कल लॉ प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट करता है। मैंने सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश की है भैया, उसको मिर्ची मसाला लगाना है और बताना है। मैंने आप लोगों को एक एनिमेशन भी दिया था, छोटा बच्चा भी बड़े गाड़ी को उठा सकता है। यार आप लोग कभी 4 व्हीलर गाड़ी वॉशिंग के लिए लेके जाते होंगे, तो देखो छोटा सा एक बटन दबा के भैया बड़े गाड़ी को उठा सकते, कम प्रेशर लगा के भी, कम फोर्स लगा के भी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ, अब देखो ये इक्वेशन पे डिपेंड करता है। सर कैसे, कोई प्रूफ है? हाँ जी, एफ इज इक्वल टू, आपने फार्मूला सुना होगा कि 6 पाई ईटा आर वी, बस खत्म किस्सा भैया। ये विस्कस फोर्स है, मतलब अगर कोई फ्लूइड रखा है इस कोई जार में, और इसमें आप लोगों ने एक ऐसी भैया जो गोटी खेलते होंगे ना, गोटी का अंदर डालोगे, तो गोटी को अंदर डालने से इसका रेडियस कितना है, इसकी नीचे आने की वेलोसिटी कितनी है, और ये मीडियम कितना विस्कस है। विस्कस समझते हो ना, गाढ़ापन कितना है। जैसे कि मैंने हनी का और पानी का एग्जांपल दिया, हनी और पानी दोनों में भैया किसकी विस्कोसिटी ज्यादा, तो हनी में बोलोगे आप लोग, है ना, ज्यादा फ्रिक्शन होना कोई चीज में। तो चलो पढ़ते आगे। देखो पढ़ना कैसे, ये फार्मूला जिनको याद है भैया, स्टेटमेंट याद है, कोई प्रूफ है? हाँ जी, देखो विस्कस फोर्स is directly proportional to the radius, velocity of the sphere and viscosity of the medium। बस इक्वल टू करके 6 पाई लिखा है, 6 पाई इज द कांस्टेंट है। हो गया कि नहीं तैयार? देखो वही लिखा होगा, ये विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर फॉलोइंग थ्रू द, कोई एक आधे मीडियम में से हो रहा है, विस्कस मीडियम में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस को, वेलोसिटी
थ्रो द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में से वो पास हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब मैं बताना चाहता हूं बच्चों, फार्मूला भी लर्न होने से स्टेटमेंट हो सकता है भैया, ये तो सवाल भी बनेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टोक्स लॉ बोल सकते हैं, या इसके ऊपर आपको विस्कोसिटी रेडियस और वेलोसिटी रेडियस एंड विस्कोसिटी देंगे तो आपको इसके ऊपर 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ध्यान रखना बच्चों, मुझे क्या बोलना है आपको कि ये लॉ कितने इंपॉर्टेंट है। भले प्रॉपर सवाल ना आए तो भी भैया आपको कहीं ना कहीं ये यूज करना पड़ता है। टर्मिनल वेलोसिटी याद होगा आपको, इसमें भी ये लॉ यूज होता है। हाँ जी, ये फार्मूला लिखना पड़ता है। मतलब मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि ये सवाल 100% आएगा, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूं कि 100% इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो चलो यार थोड़ा सा देखो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल। आप लोगों को कोई इक्वेशंस याद होगा, शायद लिखा होगा मैंने, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, है ना, यहां पे रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ लिखा होगा, याद है आप लोगों को? बस भाई इसको पढ़ने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा कर पाएगा, है ना। ये सबको पता है, प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बस इसमें लिखा है। अब मैं हर चीज अगर मैं पढ़ा के बैठा हूं, मतलब आपको रीड करके दूं, तो कोई मजा नहीं आएगा यार। मैं नॉलेज दे रहा हूं आपको, पढ़ सकते भैया। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ही प्रेशर होता है ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अरे प्रेशर ही ना भैया, देखो ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू यहां पे लेंथ, है ना। तो ये भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक अंतर ही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को तो प्रेशर कहते हैं। इसी को वर्क क्यों बोल रहा है समझ में आना चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी है भैया, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसमें लिखा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इज इक्वल टू आपको कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कंजर्वेशन हो रहा है एनर्जी का, बस बाकी कुछ नहीं है। यही इसमें बोला है, देख सकते हैं आप लोग। मैं इतना डिटेल में तो यहाँ पे हर चीज नहीं पढ़, इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन मैंने जो लिख के दिया था वही इक्वेशन से P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, वही इक्वेशन है। क्रिचॉफ्स लॉ, लेकिन ध्यान देना बेटा, क्रिचॉफ्स के कौन सा लॉ है ध्यान होना चाहिए, नहीं तो होता क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्रिचॉफ्स लॉ है, करंट का एक वोल्टेज लॉ है भैया। वैसे ये भी क्रिचॉफ्स का लॉ है हीट रेडिएशन। मैं आपको नहीं कि ये स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ाना चाहता हूं, आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बस ये इसके और का स्टेटमेंट करना चाहिए, A इज इक्वल टू E, बस। कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, जो भी आपने पढ़ा होगा देखना, बुक्स में देख के करो। स्टेफन्स लॉ देखो, सीधी बात देखो, R इज पता है ना बेटा, रेडिएंट पावर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गॉट इट। अब एक बात बोलूं यार, बच्चे बोलेंगे सर ऐसा तो दिया नहीं हम लोगों को, लेकिन R की तो वैल्यू याद होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भैया ये R की ये वैल्यू है। अगर इसको लिखा जाए तो ऐसा भी लिख सकता, Q/AT इज इक्वल टू, लिखना है तो सिग्मा इज अ कांस्टेंट बेटा T⁴, बस ऐसा लिखा होगा। देखो द रेट ऑफ इमिशन है ना, रेडिएट इमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट जो भी होगा पावर रेडिएट, है ना, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब मुझे ये बताना है कि ये अगर आपके दिमाग में हो, इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा सर? डायरेक्टली हम लोगों को स्टेटमेंट याद हो सकता है, डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्या सही बोल रहा हूं? तो ये भी पता होना चाहिए, बस सिग्मा की वैल्यू याद होनी चाहिए थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे 0th लॉ था, सबसे इजी मुझे लगता है, और ऐसा सवाल भी 2 मार्क के लिए आता है सेक्शन बी में, ध्यान रखना। स्टेटमेंट, डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे डेफिनेशन भी आती है। देखना क्वेश्चन पेपर ओपन करके देखो। तो चलो क्वेश्चन देखो, ये ए है, ये दूसरी बी है, ये सी है भैया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये बी सी। अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, बाद में क्या क्या होगा अपने ऐसे बुक्स में देख लेना। ये तो ए सी के बराबर था, अभी ये बी है, ये सी है। ए सी के बराबर, ए और बी के बराबर हो तब इसका मतलब ये है ये बी है और ये सी है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यही तो लॉ है 0th लॉ। सर 0th लॉ क्यों नाम दिया है सर आपने, क्या कारण क्या? बेटा क्या हुआ, पहले सबसे पहले फर्स्ट लॉ निकाला, दूसरा बाद में समझ में आया ये तो बहुत ही बेसिक लॉ है, क्या करें अभी,
प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा है, बस वही लिखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोस्टेट टू सिस्टम ए एंड बी जो भी है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ये कंडीशनली कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। विद द थर्ड सिस्टम के साथ भी इक्विलिब्रियम है, तो ये भी थर्मली इक्विलिब्रियम होंगे, सबका टेम्परेचर सेम होता है। और टेम्परेचर बेटा कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर टू द लोअर। कब तक हो सकता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के जब तक थर्मली इक्विलिब्रियम नहीं होते, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भैया मुझे तो एक स्टेटमेंट से भी अच्छा फार्मूले बहुत अच्छा लगता है यार। कैसे, देखो अगर मैं बोलूं कि एक ले लिया सिलेंडर, ये लिया पिस्टन, ये पिस्टन से भाई मैं इसको दे दूंगा हीट, क्या दे दूंगा, हीट। अगर हीट दे दी तो क्या होगा कालिया तेरे साथ, बोल भैया। कुछ नहीं होगा सर, एक तो मेरा पिस्टन यहां था, इतना वॉल्यूम चेंज करके ऊपर जाएगा, जाएगी कि नहीं, ओके। दूसरी बात, इसके जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स थे इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसको कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपने दिया क्या, हीट दे दी, मतलब हीट देने से यहां पे आपकी इंटरनल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की बढ़ सकती है, चेंज होगी ऐसा बोलो। और यहां पे आपका वर्क डन होता है, वॉल्यूम चेंज होने से वर्क डन। क्यों सर, फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे सर हम कि वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, वी चेंज हो रहा है मतलब वर्क, बस ये स्टेटमेंट होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट दी वाले हैं, एक है आपको एक स्टेटमेंट देखो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, स्पॉन्टेनियसली होगी, है ना, दिस इज नोन। ये दोनों स्टेटमेंट दी वाले हैं, दोनों में से आपको क्या पूछा है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइगन्स प्रिंसिपल, ये एक्चुअली ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन दिया है आप लोगों को। ये वेवलेट्स कैसे तैयार करते हैं, वेव फ्रंट के बारे में है। हाँ, ये लॉ थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने लिखा होगा कभी कभी टैन थीटा, या थीटा इज इक्वल टू इनवर्स लिखना चाहिए था, n1 n2 रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, या ऐसा लिखा होगा टैन इनवर्स, यही ब्रीविस्टल का फार्मूला है ना, तो ये याद होना चाहिए, ओके। तो ये लॉ आपको स्टेटमेंट से याद करो, लेकिन ये मेरा लिखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। ये तो लॉ नहीं आता है, ये लॉ आपको भैया एप्लीकेशन बेसिस पे यूज करना पड़ता है। मैं सिंपल लिख के दे रहा हूं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट या क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर, बता देता हूं बेटा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मतलब कोई गिवन एरिया है, उसमें से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी तो परपेंडिकुलर कितनी पास हो रही है, तो ये क्या है, ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस, लेकिन सरफेस गॉसियन सरफेस निकाला था, याद है, गॉसियन सरफेस, उस क्लोज सरफेस कहते हैं, इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट टोटल चार्ज। कितना इनक्लोज सरफेस पे कितना टोटल चार्ज है, ये एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। ये मीडियम है, ठीक है, मैंने लाइट मार दी भैया, लाइट में से 100 लाइन मैंने प्रोड्यूस की, किसने, इस लाइट ने, मेरे हाथ मतलब लाइट है, लेकिन ये मीडियम कितना पास होने दे रहा है, मैंने तो 100 प्रोड्यूस किए, समझ में आ रहा है ना, मैंने तो प्रोड्यूस कितनी की है, 100 की है, लेकिन ये मीडियम भी डिपेंड करता है ना भैया, मेरे में से परमिशन ओनली मैं तो 70 की दे दूं तो 70 ही पास होगी। क्या बात समझ में आ रही है, इसको कहते हैं परमिट, मतलब कितनी की परमिशन से इस मीडियम में से पास होने की, उसको कहते हैं, ठीक है। यही लॉ है भैया, देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल यार, हर बच्चा जानता होगा, है ना। इसको लिख सकता हूं मैं, यहां पे अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, बस यही पढ़ना है। देखो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। सर इसका मतलब देखो, इस इक्वेशंस को पढ़ने से मिल रहा है, मतलब मेरे घर में देखो यार, अब स्विच होते हैं वहां पे, उसको इलेक्ट्रिक बोर्ड बोलते हैं हम लोग। करंट आ रहा है भैया मीटर से, और वहां से मैं दे रहा हूं, फैन को दे रहा हूं एक कनेक्शन, एक बोर्ड की दिया मैंने, एक एसी को दिया है, एक लाइट को दिया है, एक लैपटॉप वहां पे चार्जिंग करते हैं, तो वहां पे करंट स्टोर नहीं रहता, जितना अंदर आ गया
उतना बाहर जा रहा है। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आता है। क्या ये कौन से एनर्जी को कंजर्व करता है भैया? तो चार्ज जो है इसको कंजर्व करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जितना चार्ज जा रहा है उतना बाहर जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा भी देखो, सिंपल इक्वेशन लिखने से पता लग रहा है आपको मुझे क्या बोलना है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। कैसे बोलोगे? बोलो इसको, ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और ये EMF इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट करंट एंड रेजिस्टेंस मतलब V होता है ना, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। और ये एनर्जी को कंजर्वेशन करता है। देखो ये एमसीक्यूज आ चुका है इसलिए बोल रहा हूं, ये कंजर्वेशन एनर्जी करता है। इस इक्वेशंस को पढ़ना आना चाहिए। बॉयड-सर्वेंट लॉ लिखा है मैंने। बॉयड-सर्वेंट लॉ क्या कहता है? अगर आप किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी पॉइंट, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आपको इस पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कैसे निकाले सर? सिंपल से बात है यार। कोई कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस जगह पे छोटी सी एक मैग्नेटिक फील्ड निकाले dB। तो वो डिपेंड करता भैया करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो कितना टुकड़ा, भैया हम लोग छोटा सा टुकड़ा लेते पहले DL नाम का, वो वायर का टुकड़ा कितना है, उसके बाद में वो कितना दूर है, इसको यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ग्रेविटेशन लॉ है ना, या फिजिकल टू, याद है ना, GM m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, यही लिखा है। आप लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयड-सर्वेंट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कभी कभी एंगल होता है इसलिए साइन थीटा लिखा वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम्पियर सर्किट लॉ। क्या है बेटा? ये दिख रहा है यहाँ पे, एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट है। लाइन इंटीजर्स है ना भैया, ये है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करते होगे, ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, इसलिए ऐसे क्लोज लिखना है तो ये अंडा लिखते भैया। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री है ना, द ओपन द सर्किट इज इक्वल टू द करंट को इतने टाइम गुना, जैसे कि 1/ε0 था, वो कितनी परमिशन दे रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते मल्टीप्लाई टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, इतने टाइम्स करंट होगा आपका। ठीक है, फैराडेज लॉ यार, EMI नाम का चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज के 2 लॉज है। फर्स्ट लॉ में आप लोगों को ओनली बताना ही E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dφ/dt। पहले लॉ में क्या बोलना है और दूसरे लॉ में क्या बोलना है वो बताओ। वेन एवर पहले ओनली क्वालिटी बताता है, मतलब ये बोलता है कि भैया आपने कॉइल ले ली, ये कॉइल है, कॉइल समझते हो ना भैया, ये कॉइल है, ऐसे ये कॉइल है और एक मैग्नेट ले लिया, तो ये कॉइल को रेस्ट पे रखा, हो सकता है कि मूव भी करे लेकिन बोल रहा हूं मैंने रेस्ट रखा है, और ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट को जितने जोर से आप लोग आगे पीछे करोगे, मतलब मोशन करोगे, तब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ कितना तैयार होगा, वो कितना हो रहा है नहीं बोल रहा है, ओनली तैयार होगा, बस कितना होगा ये दूसरा लॉ है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप लोगों ने कोई कॉइल में या कोई कॉइल हो और एक मैग्नेट हो, उस मैग्नेट से आपने इसकी स्पीड चेंज करने से क्या तैयार होगा, ईएमएफ तैयार होगा, ओनली तैयार होगा, कितना होगा दूसरे लॉ में। पहले लॉ में अपने मैग्नेट में अगर मूव करके कोई कॉइल के पास, तो ईएमएफ तैयार होगा, बस होगा, कितना होगा वो दूसरे लॉ में। आई विल रिपीट, देखो, वेन एवर देर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, लेकिन ध्यान रखना भैया क्लोज सर्किट होना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। करंट भी फ्लो करना है तो क्लोज सर्किट होना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ तैयार करना तो क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, सबको पता है। चलो, इंड्यूस ईएमएफ क्या करता भैया, इस सर्किट में प्रोड्यूस होगा, और इसीलिए इसको क्वालिटी, एक क्वालिटी भैया, मैं बोलता ना मेरे अंदर एक क्वालिटी, यार क्या क्वालिटी है, मैं कम समय में फिजिक्स को कवर कर सकता हूं, ये मेरी क्वालिटी है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्वालिटी इसमें कि क्या क्वालिटी है, अगर आप लोगों ने जब है ना, जब तब है ना, ऐसे बोल सकते, व्हेन एवर देयर इज द चेंज इन फ्लक्स, जब करोगे
तब आपका इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा। बस इतना ही बोला पहले लॉ में। सर दूसरे लॉ में, दूसरा लॉ ये है, कितना फ्लक्स चेंज करने से कितना ईएमएफ मिलेगा, कितना फ्लक्स तैयार मतलब चेंज करने से कितना ईएमएफ मिलेगा। 2 वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। सर मैंने फ्लक्स आपका जो है ना वो चेंज किया है सर मैंने 10 वेव पर सेकंड। ओके, 10 वेव पर सेकंड, तब सर मेरा इंड्यूस ईएमएफ 2 ईएमएफ तैयार होगा। सर मैंने 20 किया तो 4 होगा। बात समझ में आ रही है ना? प्रमाण बता रहा हूं, इतना करोगे तो उतना आपको मैं इंड्यूस ईएमएफ दे दूंगा। तो ये सेकंड लॉ जो कि यहां पे लिखा है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो इक्वेशंस लिखा था मैंने, ऐसे लिख सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी। इतना करने से इतना मिलेगा, ये है इसमें। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स है ना, लिंक विद द सर्किट। ये क्या बोल रहा है? क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में? 10, मैं 10 रुपए दे दूं तो भैया मैं 10 चॉकलेट देने वाला हूं। दुकानदार बोलेगा 10 देगा। मैंने बोला 20 दिया तो वो बोलेगा भैया एक काम करो 20 चॉकलेट ले दो। मतलब कितना देने से पैसे कितने चॉकलेट मिलेंगे, वैसे कितना फ्लक्स चेंज करने से कितना इंड्यूस ईएमएफ। ये सेकंड लॉ है बेटा फैराडे। लीन्स लॉ वही है, बस साइन का मेल है भैया। साइन समझ में आना चाहिए। माइनस डी फाई बाई डी टी, जो हो रहा है उसको अपोज करना ड्यू टू द इनर्शिया के कारण। जैसे कि मुझे है ना यार, मैं खड़ा हूं तो मेरे इनर्शिया के कारण मैं आगे ही नहीं जाता। पहले मैं घोड़े पे बैठा हूं, घोड़े को अचानक से पीछे से आके किसी ने एक खिला दे दिया भैया, ये इसके है ना थाई पे, तो डायरेक्ट घोड़ा उड़ी मारेगा, जंप करेगा, हम लोग पीछे ड्यू टू द इनर्शिया के कारण। होता है ना, कोई गाड़ी को अचानक से 150 की स्पीड है समृद्धि महामार्ग में और अचानक से खटक से एकदम ब्रेक दबा दिया, क्या होगा? गाड़ी पता है ना उल्टी सुल्टी हो जाएगी भैया। वैसे भैया इनर्शिया के कारण, उसका भी वही कहना है भैया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगाने के कारण होता ही है, जो हो रहा है उसको अपोज करेगा। चलिए अब इसके बारे में तो कोई ये लॉ नहीं है, दिया है ओनली आप लोगों को। डी बोर्गेलिस ने, पता है आपको क्या बोला था कि यार कोई अगर पार्टिकल एक्ट एज ए वेव करता है, समटाइम वेव एसोसिएटेड, हाँ मतलब उनका कहना था, सबसे पहले डी बोर्गेलिस ने बोला था अगर वेव के पास पार्टिकल का नेचर है तो पार्टिकल के पास भी वेव का नेचर होना चाहिए। और इसी के ऊपर भैया उनको पीएचडी मिली, बाद में पता है ना आपको नोबेल प्राइज मिला, बाद में जे थॉमसन का बेटा जेपी थॉमसन को भी मिला, डिवीजन जर्मन को भी मिला, है ना। वो बात छोड़ दो, ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी थ्योरी दी वाली है, करना है तो कर सकते हो, ठीक है। रेडक्टिविटी लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है देखो, इसके अलावा भी आपको निकालना, मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया भैया, है ना। यहाँ पे dN/dt बोल रहा है क्या, ओके, है ना। द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर पर यूनिट टाइम इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल न्यूक्लियर, या आपके बुक्स में ऐसा माइनस भी लिखा होगा, d/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। सर माइनस क्यों लिखना, क्योंकि पता है ये डीके हो रहा है ना, टूट रहा है भैया, कम होना है ना। वो यूरेनियम गिरेनियम करते होंगे, मैं ज़्यादा अभी पढ़ाने वाला तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगी ये सवाल। यार कुछ बच्चों को सीईटी करना है, तो हमने क्रैश कोर्स PGMN ऐप पे आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किए है। क्या किया है, क्रैश कोर्स, ये टॉपर बैच बोल के है, इसमें आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। टॉपर बैच में क्रैश कोर्स भी है, लेकिन मैं चाहता हूं जिनको बहुत डिटेल में लेक्चर चाहिए, बहुत ही डिटेल में सब कुछ चाहिए, तो टॉपर प्रो बैच है हमारे पास, जो कि 1499 में है। अगर आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हो तो उनके लिए 1199 में कोर्स दिया है। और क्रैश कोर्स, जो बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो उनके लिए 899 में भी हमने क्रैश कोर्स 60 डे का दिया है। ये 9 मार्च से आपका कोर्स चालू होने वाला है, तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और लिंक को क्लिक करके आपका कोर्स में एनरोलमेंट करना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम लोग इसके शायद प्राइस बढ़ा सकते हैं। यदि प्राइस नहीं बढ़ाए तो 1-2 कोर्स तो हमारा एनरोलमेंट बंद करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा एडमिशन नहीं करना चाहते हम लोग, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं, बाय। जो चाहिए कमेंट में लिखो, ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहूँगा। तो चलो बाय एंड जय हिंद।